जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये हमारी बिहार स्पेशल सीरीज़ है और इसमें हम बिहार को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी केबीसी नैनो की किताब आती है और क्राउन पब्लिकेशन मार्केट में है, उससे मैंने नोट्स बनाए हैं अपने और उसी से आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। दोस्तों, इसके पहले हमने 2 लेक्चर देख लिया है। पहला लेक्चर जो हमारा था वो बिहार का मैप हमने उसमें समझा था। दूसरे वाले में हमने बिहार का एक संक्षिप्त परिचय देखा था। उसके बाद अब हम हिस्ट्री वाले पोर्शन पे आए हैं, जो इतिहास का पोर्शन है। आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। आप सोच रहे होंगे इसके पहले प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहिए था। दोस्तों, जो लूसेंट की जीके है उसका मैंने एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो डाल रखी है चैनल पर अपने। तो बिहार की हिस्ट्री जो है प्राचीन इतिहास और भारत का प्राचीन इतिहास वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसमें बिहार की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि जो प्राचीन इतिहास में घटनाएं अधिकतर घटी थी वो बिहार से ही रिलेटेड थी। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आप उसको देखते हैं उस लेक्चर को, तो आपका बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा उससे। तो इसलिए हम यहाँ पे प्राचीन इतिहास नहीं देख पा रहे हैं और यहाँ पर हम सीधा मध्यकालीन इतिहास से शुरू करेंगे और इसके बाद हम अपना आधुनिक इतिहास देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे। उम्मीद करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, तो कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले खबर मिलेगी। दोस्तों, अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हम अपना लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास देखते हैं बिहार का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। तो इस समय देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस समय बिहार में राजनीतिक अव्यवस्था के साथ साथ बौद्ध एवं गैर बौद्ध मतावलंबी जो थे मतावलंबी थे, जो उनके बीच तनाव का माहौल था। मतलब तनाव का माहौल था उस समय। इस वजह से धीरे धीरे मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत वहीं से होती है। इन्हीं परिस्थितियों में मध्य बिहार पर तुर्क आक्रमण हो गया था। जब उनके बीच तनाव था तो तुर्क आक्रमण हुआ और उसी तुर्क आक्रमण का जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसी काल को हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। तो इसको हम पहले उसमें देखते हैं सल्तनत काल। तो सल्तनत काल देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल में क्या क्या हुआ था। तो प्रथम जो सफल तुर्क आक्रमण किया था, किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। सफल जो तुर्क आक्रमण बिहार पर किया था। अब वो कब किया था? 12वीं से 13वीं शताब्दी। अभी आगे मैं आपको और बताऊंगा कौन सा सन था। और कर्मनाशा नदी है बिहार में एक, उसके पूर्वी छोर पर आक्रमण इसने पहली बार किया था। वहीं से मतलब मध्यकाल इतिहास की शुरुआत मानी जाती है बिहार में। आक्रमण के समय बिहार में शासन जो था किसका था? लक्ष्मण सेन का था। सेन वंश का शासन था, पाल वंश का था। तो सेन वंश का जो शासक था वो लक्ष्मण सेन था और पाल वंश का जो शासक था वो इंद्र प्रद्युम्न पाल था। तो ये दो लोगों का शासन चल रहा था उस समय बिहार में। तुर्क सत्ता की स्थापना बिहार में देखिए वही बख्तियार खिलजी ने की थी, औदंतपुरी में, आधुनिक बिहार शरीफ है आज के समय में वो। 1198 दोस्तों, ये 12वीं शताब्दी का अंत चल रहा था और 13वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी, 1198। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसने पूछा जाता है प्रश्न बिहार बीपीएससी में या जो बीपीएससी बिहार में अन्य परीक्षाएं होती है उसमें पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय पर जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? तो वहाँ पे आप लगाएंगे बख्तियार खिलजी। इसने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था और काफ़ी हानि हुई थी। पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ था, काफ़ी हानि करी थी, जिसकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय जो है आज की जो स्थिति है वो भी इसी वजह से हो पाई है। बख्तियारपुर शहर की स्थापना भी इसी ने की थी और राजधानी इसने बनाई थी अपनी लखनौती। और इसकी मृत्यु जो हुई थी, इसके एक अधिकारी अली मर्दान द्वारा हत्या करके इसकी मृत्यु कर दी गई थी। उसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं इसके बाद गुलाम वंश। गुलाम वंश का देखो, ये जो मोहम्मद गौरी था उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में अक्ता प्रदान करी थी। मतलब अक्ता मतलब एक शासन प्रशासन दे देना, इस टाइप से है कुछ। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का भारत में। उसके बाद बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान जो था इल्तुतमिश था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उत्तराधिकारी भी था। इल्तुतमिश का प्रथम सूबेदार जो बिहार में था मलिक जानी था और बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था सैफुद्दीन ऐबक को इसने। गया का क्षेत्र जो दोस्तों आज गया देख पा रहे हैं आप, गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन करने वाला जो शासक था बलवन के शासनकाल में ये हुआ था। गया का क्षेत्र जो दिल्ली के अधीन हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है उसमें उसका शासन जो था 1290 में शुरुआत हुई थी और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। और अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? जफर खां। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। और जवाबिद जो था एक राज्य कानून था उस समय का।
और द्वार समुद्र को विजय जो किया था, तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था द्वार समुद्र के युद्ध के लिए, तो उसने विजय हासिल की थी उसमें। खिलजी वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये जगह है एक शाहपुर, भोजपुर जो जिला है आज का बिहार वाला, वहाँ जगह है एक शाहपुर, वहीं से खिलजी वंश के सिक्के प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पेज। दोस्तों देखिए यहाँ पे जितना भी है मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और ये इससे ज़्यादा बीपीएससी में कुछ पूछता नहीं है। ये बिहार का मध्यकालीन इतिहास है, जो भारत का मध्यकालीन इतिहास है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये बिहार के जो मध्यकालीन इतिहास के लिए बहुत पर्याप्त चीज़ें हैं, इसको आप 4 से 5 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए हम अगला देखते हैं, तुगलक वंश। तुगलक वंश की राजधानी जो थी बिहार शरीफ थी, आज का समय जो नालंदा वाला है। बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किसने किया था, मोहम्मद तुगलक ने किया था। दरभंगा में दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों राजधानी परिवर्तन भी किया था, इसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले गया था ये अपना, और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। उसके बाद फिर इसी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही राजधानी को अपना पुनः फिर से परिवर्तन किया और दौलताबाद से फिर दिल्ली ले गया। इसलिए इसको अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहते हैं, और सनकी बादशाह, पगला बादशाह के नाम से भी इसीलिए फेमस था, क्योंकि ये इसको खुद नहीं पता था मुझे करना क्या है, रहना कहाँ है, राजधानी कभी यहाँ से वहाँ करता था, कभी वहाँ से वहाँ करता था। और दरभंगा का नाम बदलकर इसने तुगलकपुर कर दिया। केवल इसने अपने शासनकाल में यही सब ज़्यादा किया था दोस्तों, इसलिए इसको पगला बादशाह भी कहते हैं। दारुल सफ़ा उस समय का खैराती अस्पताल था, और फिरोज तुगलक ने इसका मतलब शुरुआत की थी। दीवान बंदगान, इसका ये जो है दासों की देखभाल के लिए एक संस्था बनाई गई थी। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र जो था बिहार शरीफ था, और मिनहाज उल सिराज जो थे तबाकते नासरी रचना की थी, और इसमें प्रशासनिक इकाइयों का विवरण था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं लोदी वंश। लोदी वंश जानने की कोशिश हम करेंगे कि भारत का पहला अफगान शासक जो था बहलोल लोदी था। उसका बाद बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था दरिया खान नूहानी को। बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद शाह नूहानी ने की थी दोस्तों। ये लोदी वंश की बात चल रही है। दरिया खान नूहानी के बाद बिहार का प्रशासक कौन बना, बहार खान नूहानी, जो कि इसका पुत्र था। कनकपुरा युद्ध जो था, सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसमें मृत्यु जो हुई थी इसकी 1528 में हुई थी, और इसके बाद पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त किया गया। अब हम देखते हैं बिहार में अफगान शासन। दोस्तों बिहार में अफगान शासन कौन था, नूहानियों की सत्ता के पतन के साथ ही बिहार में अफगानों मतलब वो शेर शाह जो सूरी था उसका उदय हुआ। वो शेर शाह सूरी जो था अफगान था, तो जब नूहानियों की सत्ता का पतन हुआ तो उसी के साथ ही अफगानों का उदय हुआ था। जन्म जो है शेर शाह का हुआ था 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा जो है होशियारपुर में। पिता जो थे शेर शाह के हसन खां सूर थे, सासाराम के जागीरदार थे ये। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर खां की उपाधि उसको दी थी मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। ये प्रश्न पूछा जाता है, और अगर मुझे सही याद आ रहा है तो शायद 66 बीपीएससी में पूछा था, कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एक बार, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है ये। चंदेरी का युद्ध जो है मुगलों की ओर से लड़ा गया, और उसमें ही इसने कहा था यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, ये शेरशाह ने कहा था। शेरशाह की उपाधि जो है इसने ली थी चौसा युद्ध जो हुआ था हुमायूं के और इसके बीच, उसमें जो इसने हुमायूं को हरा दिया, तो उसी समय इसने धारण की थी 1539 में शेरशाह की उपाधि। पटना की स्थापना भी इसने की थी, पाटिलपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया था इसने, और तभी से आज तक पटना के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का किला कून्हा नामक जो मस्जिद थी वो भी बनवाया था इसने। उसके बाद हम देखते हैं अगला, और क्या क्या किया था शेरशाह ने। ये कन्नौज बिलग्राम का जो युद्ध था वो भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, 1540 ईस्वी में पूछा जाता है। दिल्ली का शासक बना था उसके बाद ये। दिल्ली पर वही एक प्रश्न ये बनता है कि दिल्ली पर प्रथम बिहारी शासक कौन था जो उसने दिल्ली पे पहली बार मतलब शासन किया था, तो शेरशाह ही था। और इसने इस समय कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका हूँ, ये इसने कहा था मारवाड़ युद्ध के दौरान, जब शेरशाह ने ये चीज़ कही थी। अंतिम आक्रमण जो इसने किया था कालिंजर पर किया था 1545 में, वहाँ का शासक था तो कीरत सिंह। शेरशाह के कुछ कार्य हैं प्रमुख दोस्तों, ये देख लीजिए, पूछे जाते हैं ये भी। तो शेरशाह के जो प्रमुख कार्य हैं, इसने रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण कराया था,
सराय का निर्माण कराया था प्रत्येक कोस पर। जैसे कोस होता है 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, तो हर 3 किलोमीटर पे इसने एक सराय का निर्माण कराया था। अनुवादक की नियुक्ति भी की थी इसने, जिनको कारकून के नाम से जाना जाता था। शेर खां का मकबरा जो था वो सासाराम रोहतासगढ़ में, तो इसको शुरुआत शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही की थी, लेकिन इसकी जो इसको मतलब पूर्ण करवाया था इसका निर्माण, वो इस्लाम शाह ने करवाया था। ये इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला से बना हुआ है दोस्तों। मीर मोहम्मद अली वान खान जो थे इसके रूप रेखा वास्तुकार थे। लाल बलुआ पत्थर से बना है, वर्गाकार इसका आकार है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण इसने करवाया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत भी इसने की थी, फिर उसी में कुछ परिवर्तन कर अकबर ने भी इसको शुरू किया था। जो टोडरमल थे उन्होंने इसको लागू किया था अकबर के समय में। रुपया जो था वो भी इसी ने स्टार्ट किया था, जो आज हम रुपया देख रहे हैं। तो 178 ग्रेन चांदी का जो था वो सिक्का था, रुपया उसको कहते थे। और 380 ग्रेन का तांबे का जो सिक्का इसने चलाया था उसको दाम के नाम से जाना जाता था। अब हम देखते हैं दोस्तों बिहार में सूफी संत। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना के पूर्व सूफियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। बिहार में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले के सूफी आए थे दोस्तों। इसमें इमाम ताज फ़कीह ये आए थे सर्वप्रथम, जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित जो थे बिहार में। चिश्ती और फिर चिश्ती के बाद कादरी, सुराहवर्दी, मदारी एवं फिरदौसी जो थे इनका शासन रहा। सर्वाधिक जो लोकप्रिय थे फिरदौसी सिलसिला था सर्वाधिक लोकप्रिय बिहार में, जिसके शासक थे मखदूम शरफुद्दीन याहना मनेरी। इनका जन्म भी मनेर में हुआ था। उपदेशों का ज्ञान जो था मकतूबात सदी पत्रों का संकलन है ये। आदाबुल मुरीदीन रचनाकार थे इसके। देहावसान इनका जो हुआ था सन 1381 में दोस्तों बिहार शरीफ में। अब इसके बाद हम देखते हैं जो है मुगल कालीन जो बिहार था, मुगल काल में बिहार क्या था। इसका संस्थापक जिसको माना जाता है भारत में, बाबर को माना जाता है कि बाबर ही जो है मुगल काल का संस्थापक था भारत में। फिर बिहार का प्रशासक जो है जलाल खां, मोहम्मद शाह का पुत्र था, ये बिहार का प्रशासक बनाया था इसको। बाबर की जीवनी जो है ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाबर की जीवनी का क्या नाम है, तो तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है दोस्तों। बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत किसने किया था? 1531 में हुमायूं द्वारा चुनार दुर्ग पर आक्रमण कर मतलब शुरुआत हो गई थी नुहानियों के सत्ता के अंत की। बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया किसने था? 12 मार्च 1576 में टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खान ने दाऊद को पराजित करके इसकी जो है मिला लिया था इसको बिहार में। बिहार पर अकबर का आक्रमण कब हुआ था? 1574 में हुआ था। दाऊद खां जो था शासक था उस समय बिहार का। अकबर द्वारा बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत घोषित कब किया गया था दोस्तों? तो लगभग 1580 ईस्वी में किया गया था। खान खाना मुनीब खां को गवर्नर नियुक्त किया गया था। उसके बाद हम फिर दूसरा देखते हैं, अगला पेज अपना। यहाँ पे है राजा मानसिंह, अत्यधिक प्रसिद्ध थे ये उस समय अकबर काल में जब बिहार में राजा मानसिंह। उसके बाद 1587 से जो है 94 बिहार में मुगल साम्राज्य को इन्होंने काफ़ी सुदृढ़ता प्रदान की थी और रोहतास को राजधानी बनाया था इन्होंने अपना अकबर के काल में। अकबर ने मुगल साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? 12 सूबों में दोस्तों बांटा था इन्होंने मुगल साम्राज्य को। उसके बाद हम देखते हैं जहांगीर जो है 1605 से 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। सूबेदार नियुक्त इसने किसको किया था? लाल बेगम उर्फ बाज बहादुर को बिहार का जो है सूबेदार नियुक्त किया था। खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को इसने सफलतापूर्वक दबाया दिया था। और नूर सराय मस्जिद का निर्माण इसने कराया था दरभंगा में। जो नूरजहाँ थी उनकी बेगम, वो कहीं से आ रही थी तो उनके रुकने ठहरने के लिए इसने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। कुली खां उपाधि धारण की थी, जहांगीर द्वारा इसको दी गई थी कुली खां की उपाधि। और 1607 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था इसको। और उसके बाद अब देखते हैं अफजल खान। अफजल खां दोस्तों 1608 में सूबेदार बना बिहार का और 1613 ईस्वी में इसकी मृत्यु भी हो गई। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इस प्रथा की शुरुआत जो है जहांगीर ने ही की थी। और जहांगीर के काल में बिहार का अंतिम सूबेदार कौन था? मिर्जा रुस्तम सफावी 1626 से 27, ये इसके शासनकाल का आखिरी जो है सूबेदार था बिहार में। उसके बाद हम देखते हैं शाहजहाँ का काल।
शाहजहाँ दोस्तों 1628 से 1658 इसका जो है शासनकाल था। और सूबेदार इसने बिहार में नियुक्त किया था अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग को 1632 में। ये भोजपुर के उज्जैनिया शासक राजा प्रताप के विद्रोह को इसने दबाया था और काफ़ी अच्छा कार्य किया था इसने उस समय अपने शासक के लिए। शाइस्ता खां, उसके बाद शाइस्ता खां को सूबेदार बनाया गया 1639 से 43 तक ये रहा। मुमताज़ महल का भाई था ये और ये बेगम थी इनकी। और आजम खां, उसके बाद आजम खां बने, फिर जफ़र खां, फिर जुल्फ़िकार खां, ये लोग उसके बाद सूबेदार घोषित किए गए। फिर अली वर्दी खां को सूबेदार बनाया गया 1657 में। मुगल काल का जो है दोस्तों स्वर्ण युग माना जाता है शाहजहाँ के काल को। ये किन्होंने माना है? डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक जो थी उनकी मुगलकालीन भारत में, उसमें इन्होंने माना है शाहजहाँ के जो काल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना है इन्होंने। उसके बाद हम देखते हैं औरंगजेब का काल क्या था। 1658 से 1707 ईस्वी। सूबेदार इसने बिहार में किसको नियुक्त किया? दाऊद खां कुरैशी को 1669 से लेकर 64 ईस्वी तक ये रहा। और दाऊद नगर औरंगाबाद जो है आज का, उस दाऊद नगर बसाया था इसने। और दारुल अल्द कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी निर्माण किया था इसने पटना में। और लश्कर खां जो थे उसके बाद सूबेदार नियुक्त किए गए 1665 में। बर्नियर ब्रिटिश यात्री इसी के समय आया था। पटना को भारत के सबसे बड़े शहरों में एक माना था उसने। और शहजादा अजीम 1702 ईस्वी में सूबेदार नियुक्त हुआ। ये प्रिय पौत्र था औरंगजेब का। और अजीमाबाद पटना का पुनर्निर्माण भी इसने किया था। फर्रुखसियर जो था दोस्तों बंगाल का नायब पद दिया गया था उसको। और उसके बाद 1711 में वापस बंगाल से बिहार चला आया फर्रुखसियर। और पहला मुगल बादशाह जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था फर्रुखसियर ही था, वो 1713 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित कब हुआ था? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में ही हुआ था। तो दोस्तों ये था मुगलकालीन जो है बिहार का इतिहास। और ये जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने इसमें बता दिया है आपको। जो भारत का इतिहास है मुगलकालीन का, वो हम अलग से पढ़ेंगे। वो जीके की जो सीरीज हमारी चल रही है लूसेंट वाली, उसमें हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ से भी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन ये केवल कोर जो है बिहार से मुगलकालीन, जो बिहार का मुगलकालीन इतिहास था वो था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।